अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में सबसे पहले कहानी बताएंगे भारतीय स्पाइडरमैन की और फिर समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जीत हार का जश्न किसे मनाना चाहिए और किसे नहीं। आखिर में दिखाएंगे कि कैसे गुजरात में चला ब्रांड योगी का जादू। इन सभी खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान मैंडूस का राज्यों में दिखेगा असर, अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान मैंडूस का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फडणवीस से मिलकर बोले श्रद्धा के पिता, जल्द मिले न्याय। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में आरोपित आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के पास सुरक्षा का पूरा जिम्मा था। एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट से भारतीय अभिनेता देव जोशी लगाएंगे चांद का चक्कर। जापान के राष्ट्रपति युसाकू मेजुआ ने 59 चालक दल के सदस्यों के नाम की घोषणा की है, जो स्पेस एक्स रॉकेट में सवार होकर 2023 में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों को दिया झटका, अब कम हो जाएगा आईपीएल का रोमांच। आईपीएल 2023 अगले सीजन की तैयारियों में बीसीसीआई जुट गई है। इसी महीने यानी 23 दिसंबर को आईपीएल के अगले सीजन के मिनी ऑक्शन होने हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला बनी एनवाई की फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में भारतीय मूल की बीमा दिग्गज सुष्मिता शुक्ला को प्रथम उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की वायरल होती वीडियो के बारे में। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ये विज्ञापन गीत राज्य में रोज होते अनोखे कारनामों पर एकदम सटीक बैठता है। अब आदिवासी वाहौल अलीराजपुर जिले के रोबट कस्बे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ऑटो पर करीब 50 के आसपास सवारियां अंदर बैठी और बाहर लटकी हुई हैं। पहले तो आइए देख लेते हैं वायरल वीडियो। दरअसल मामला अलीराजपुर जिले के जोबट का है। यहां आमतौर पर ऑटो में ढेरों सवारियां बैठी नजर आ ही जाती हैं। ये दृश्य यहां के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही वीडियो अब सामने आया है। ऑटो में 50 से ज़्यादा लोग लटके थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 5 अक्टूबर की रात का है। लोग दशहरे का मेला देखकर जोबट से अपने गाँव बिलाशा जाने के लिए इस ऑटो पर लद गए थे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया। पुलिस ने ऑटो की नंबर प्लेट देखकर कार्रवाई की। पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया। एमपी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिले में लोक परिवहन साधनों का अभाव है, यानी जो वाहन पब्लिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनका अभाव है, इसीलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। पुलिस इसे लेकर समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर। इस अद्भुत दुनिया के अद्भुत इंसानों को समझना किसी एक के बस की बात नहीं है। यहाँ हमारे धर्म ग्रंथ अब तक हमें बताते आए कि 84 लाख जन्मों के बाद हमें जानवर से इंसान के रूप में जन्म लेने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि एक इंसान ने जानवर बनने की अनोखी कोशिश की है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे ना। आज हम आपको कहानी ऐसी ही बताने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान की जिसके अद्भुत कारनामों ने न केवल सबको चौंका दिया, बल्कि लोगों को उसे देसी स्पाइडरमैन का दर्जा देने पर मजबूर भी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कौन है देशी स्पाइडरमैन?
जो कभी चित्रदुर्ग किले में सुसाइड करने पहुंचा था, जो कुछ ही समय में अब बिना सहारे चढ़ जाता है 100 फीट ऊंची दीवार। अपने हुनर से जो बचा चुका है कई लोगों की जान। देसी स्पाइडरमैन जिसके लिए दीवारों पर चढ़ना गुड्डे गुड़ियों का है खेल। आपने स्पाइडरमैन का नाम तो जरूर ही सुना होगा या फिर स्पाइडरमैन मूवी भी देखी होगी। उसमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और कभी दीवार पर भी चढ़ जाता है। इसी तरह वो तरह तरह के करतब दिखाता है जिससे लोग काफी ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं। ये तो थी फिल्मों की बात, लेकिन आज हम आपको वास्तविक और देशी स्पाइडरमैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए दीवारों पर चढ़ना सांप सीढ़ी का खेल है। इतना ही नहीं, कई बार जान खतरे में आ जाने के बाद भी वो शख्स पिछले 15 सालों से अपने करतब से लोगों की जान बचाने का काम करता रहा है। कौन है वो देशी स्पाइडरमैन, वो भी बता देते हैं। ये देशी स्पाइडरमैन है ज्योतिराज, जिनका जन्म तमिलनाडु के थेनी में 17 मई 1988 को हुआ था, लेकिन आगे चलकर वो कर्नाटक में रहने लगे। ज्योतिराज को लोग कोठी राजू, इंडियन स्पाइडर और मंकी किंग के नाम से जानते हैं। वो 100 फीट की ऊंची दीवार पर बिना किसी सहारे के बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ज्योति ने इस कला की शिक्षा कहां से और कैसे ली। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान वो इस बारे में बात करते हुए बता चुके हैं कि वो दीवार पर चढ़ने की कला या शिक्षा उन्होंने बंदरों और फिल्मों में दिखाई जाने वाली स्टंट से ही ली है। इसके अलावा अगर उनकी कोई प्रेरणा की बात करें तो विदेशी स्पाइडरमैन एलन रॉबर्ट को वो अपनी प्रेरणा मानते हैं। इस कला को बरकरार रखने के लिए ज्योति रोजाना कड़ी कसरत भी करते हैं। बता दें कि 15 साल से वो चित्रदुर्ग की दीवारों पर बिना किसी सेफ्टी रोप या हार्नेस से चढ़ने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, चढ़ने के अलावा वो ऊंचाइयों पर उल्टा लटक भी जाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है और ऐसा एहसास होता है कि उनके मन में डर नाम का शब्द है ही नहीं। उनका कहना है कि जब लोगों की भीड़ उन्हें दीवार पर चढ़ते हुए देखती है तो उन्हें काफी आनंद आता है। कर्नाटक के सबसे ऊंचे जोंग वाटरफॉल पर प्रवाह के विपरीत चढ़ने वाले कर्नाटक के वो इकलौते शख्स हैं। अपनी इस अनोखी कला के चलते ज्योति जोग वाटरफॉल में गिरे हुए लोगों को बचा चुके हैं। साल 2018 में एक रेस्क्यू के दौरान वो खुद फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अगले दिन उन्हें वहां से बाहर निकाला था। अभी तक ज्योति सिर्फ मंकी किंग 11 अलग अलग रास्तों पर चलकर तकरीबन 35 शवों को बाहर निकाल चुके हैं। अपनी जान जोखिम में पड़ने के बावजूद भी वो इस काम को लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई निराशा होती है। ज्योति के जीवन में भी ऐसा था। ज्योति बताते हैं कि एक समय पर वो जिस किले पर चढ़ने का अभ्यास करते थे वहीं से कूद जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन वहीं से चढ़कर वो अपनी कला को और भी ज्यादा निखार देंगे। आज ज्योति युवाओं को रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण भी देते हैं। उनका कहना है कि इस करतब को करने के लिए मेडिकल और शारीरिक दोनों तरीके से फिट रहना काफी जरूरी है। देखा जाए तो ज्योति ने जिस तरीके से एक अनोखा करतब अपने जीवन में शामिल कर लिया है, उसने उन्हें पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया है कि आज कई लोग उनकी तरह करतब करना चाहते हैं। देखा जाए तो ज्योति का ये कारनामा वाकई होश उड़ाने वाला है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ज्योतिराज को मंकी मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सीधी सपाट ऊंची दीवारों, खंभों, पहाड़ों और चट्टानों पर बिना किसी सहायता के आसानी से चढ़ जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि ज्योति ने यह साबित कर दिया है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन और हुनर से करिश्मा कर सकता है और दुनिया के लिए मिसाल भी बन सकता है। फिलहाल इसी के साथ खबर अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2022 के नतीजे सामने आ चुके हैं। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर एकतरफा जीत का दावा वैसे तो किसी राजनीतिक दल का पूरा नहीं हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आजम खान और समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर को अपने कब्जे में करने में कामयाब हो गई। वहीं सपा ने मैनपुरी फिर जीतकर राहत की सांस ली। वहीं रालोद ने खतौली जीतकर बड़ा संदेश दिया। लेकिन कल से एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि इन परिणामों को क्या कहा जाए, विपक्ष की जीत या सत्ता दल की हार। इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। आ गए यूपी के रण और उपचुनाव के परिणाम। सपा ने ली राहत की सांस तो बीजेपी ने भेदा नया दुर्ग। जयंत को मिली ऑक्सीजन तो आजम की छिनी सत्ता।
जानिए नतीजों पर किसे कितना जश्न मनाना चाहिए। यूपी की 3 सीटों के उपचुनाव में 2 पर बीजेपी की हार के बाद राजनीतिक गलियारों में जिस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है वो ये है कि इसे क्या कहा जाए, विपक्ष की जीत या सत्तारूढ़ दल की हार। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात को जहन में रखना होगा कि राजनीति में प्रतीक बहुत अहम होते हैं। उपचुनाव में 2-1 की हार के बावजूद बीजेपी के लिए और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रामपुर की जीत का जश्न मनाने का मौका सबसे बड़ा है। मुस्लिम राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर पर गुरुवार को मिली जीत के बाद बीजेपी का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। आजम खान के इस्तीफा देने से रिक्त हुई रामपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जून में विजय पताका फहराई थी। 6 महीने के अंदर ही आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार विधानसभा सीट से न केवल बीजेपी जीती है बल्कि एक बार कोई गैर मुस्लिम विधायक भी बना है। अब रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी सांसद हैं और रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना विधायक। ये नाम बीजेपी को इसलिए ताकत देने का काम करेंगे क्योंकि ऐसा करिश्मा योगी के सीएम रहते ही मुमकिन हुआ है। रामपुर में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष की बहुत सारी शिकायत है, लेकिन शिकायत इतिहास में दर्ज नहीं होती। दर्ज होता है तो सिर्फ और सिर्फ नतीजा। लेकिन वहीं अगर बात करें सपा की तो आखिर सपा की खुशी का राज क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल मैनपुरी वो सीट है जहां बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बीजेपी आज तक उस सीट पर जीत तक नहीं पाई है। अगर इस बार जीत लेती तो उसके सांसदों में महज 1 का इजाफा हो जाता। लेकिन जून में आजमगढ़ हारने के बाद अगर सपा मैनपुरी हार जाती तो उसके अस्तित्व पर संकट आ जाता। इस खतरे के मद्देनजर ही अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल को मैदान में उतारकर सबसे बड़ा दांव चला। चाचा शिवपाल से भी अपने गिले शिकवे भुलाने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार गैर यादव वोटों के ध्रुवीकरण पर था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मैनपुरी की जीत सपा के लिए बूस्टर डोज की मानदन इसलिए कही जा रही है कि बहुत बड़ा संकट टाल दिया गया है। सपा ये संदेश देने में कामयाब हो गई है कि उसका वोट बैंक अब भी गोलबंद है और वो बीजेपी को हरा सकती है। वहीं अगर बात सपा के गठबंधन की कर लें तो इस बार चौधरी जयंत भी बच गए हैं क्योंकि उन पर तहमत लग सकती थी अगर वो हार जाते तो। बेशक बीजेपी के अंदर ये विचारणीय प्रश्न होगा कि खतौली सीट आखिर वो क्यों हार गई, जबकि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान वेस्ट यूपी के ही जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंपकर जाति समीकरणों को पुख्ता करने की कोशिश की थी। लेकिन रालोद उम्मीदवार की जीत ने जयंत चौधरी को चूक गए की तहमत से बचा लिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खुद की हार और पार्टी के खराब प्रदर्शन से कहा जाने लगा था कि चौधरी चरण सिंह की विरासत सहेज पाना जयंत चौधरी के वश की बात नहीं है। उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन खतौली की जीत ने ये समझने की कोशिश करने वालों को एक और मौका दे दिया है कि कहीं न कहीं जयंत चौधरी कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो ये कहना भी गलत होगा कि भाजपा की पूरी तरीके से हार हुई है और ये कहना भी गलत होगा कि सपा जीत गई है। फिलहाल जो समीकरण बने हुए थे और जो स्थिति यूपी की सत्ता की थी वो फिलहाल बनी हुई है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सपा ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। देखा जाए तो फिलहाल ये नतीजे सपा के लिए सबसे खास हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट वर्चस्व की लड़ाई बनकर सामने आई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पहली बार बड़े स्तर पर कैंपेनिंग की। मैनपुरी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बता दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर उपचुनाव को एक मुद्दे के रूप में बना दिया गया। इसके बाद अखिलेश ने पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारने का दांव खेला। इस दांव में अखिलेश के राइट हैंड प्रोफेसर रामगोपाल यादव और लेफ्ट हैंड शिवपाल यादव बन गए। मैनपुरी का रण परिवार की जीत के लिए महत्वपूर्ण हो गया। परिवार मैदान में उतरा तो मुलायम की विरासत को सजेते हुए वोटरों ने मैनपुरी की रिकॉर्ड जीत को डिंपल की झोली में डाल दिया। मैनपुरी में मुलायम की विरासत को बचाने में अखिलेश कामयाब हुए। फिलहाल इसका फायदा
निकलकर सामने ये आया कि पूरा परिवार एक झंडा, एक पार्टी तले आ गया। शिवपाल भी अब समाजवादी पार्टी के झंडे तले अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बड़ा बदलाव सपा के लिए कितना बेहतर साबित होता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर। कल गुजरात चुनाव के रिजल्ट सामने आए और आते ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की चर्चा भी होने लगी, और वो इसलिए क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अहम भूमिका रही। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार कैंपेनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैली की। इसी का नतीजा रहा कि जिन 25 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी की रैली हुई, उसमें से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे यूपी के बुलडोजर बाबा ने गुजरात का किला किया फतेह। यूपी के बुलडोजर बाबा गुजरात में गरजे। गुजरात में चला ब्रांड योगी का जादू, सभी रिकॉर्ड तोड़कर खिला कमल। गुजरात चुनावों में दिखा सीएम योगी का जलवा। गुजरात विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार करते हुए 23 चुनाव रैलियां की। इन 23 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका भी फहरा दी। महज 15 दिनों के भीतर उन्होंने गुजरात विधानसभा की 23 सीटों पर चुनावी रैलियां की। सीएम योगी ने जिन जगहों पर बीजेपी के समर्थन में वोट मांगा, उनमें से 80% पर कमल खिला। जो सीटें विरोधियों के खाते में गई, वहां भी बेहद कम अंतर से बीजेपी की सीट हारी है। बाबा के बुलडोजर की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि एक दिन में उन्होंने 3 से ज्यादा बल्कि 4 चुनावी रैलियां की। गुजरात में बुलडोजर बाबा ने हार्दिक पटेल की नैया भी पार लगा दी। 29 नवंबर को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लूणावाला सीट पर योगी जनसभा करने पहुंचे थे। वहां कांग्रेस के गुलाब सिंह सोम सिंह चौहान ने बीजेपी के सेवक जिग्नेश कुमार अंबावाला को 26,620 मतों से हराया। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगम सीट पर प्रचार किया। यहाँ हार्दिक पटेल ने आम आदमी के अमर सिंह अनादाजी काठौर को 51,707 वोटों से हरा दिया। ये तो केवल कुछ आंकड़े हैं, बल्कि ज्यादातर सीटों पर सीएम योगी का ऐसा ही प्रदर्शन रहा। वहीं देखा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूं तो कई स्टार प्रचारक मैदान में उतारे थे, मगर इनमें से कुछ को ही जनता का जबरदस्त उत्साहन मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। योगी आदित्यनाथ ने जनता से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पेशेवर दंगाई, गुंडे और अपराधी जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के संरक्षण में फल फूल रहे थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया है और ऐसा ही गुजरात में भी होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा में 18 नवंबर से प्रचार शुरू किया था। उन्होंने हर दिन 3 से 4 रैलियां और रोड शो को संबोधित किया। मोरबी के वांकानेर में अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, जहां कुछ दिन पहले ही हैंगिंग ब्रिज के गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। विपक्षी दलों ने चुनाव में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, बावजूद इसके बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही। यानी कि देखा जाए तो एक बार फिर से सीएम योगी सबकी नजरों पर छा गए हैं, क्योंकि गुजरात की जीत में अहम योगदान योगी आदित्यनाथ का भी माना जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का सिक्का उनके हाथों में ही रहता है। ऐसे में किसी भी चुनाव में सीएम योगी को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा ही होता है, और गुजरात चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। सीएम योगी की छवि पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, इसीलिए जनता सीएम योगी पर विश्वास करती है। फिलहाल जिस तरह से सीएम योगी के प्रचंड प्रचार का फायदा गुजरात में मिला, उसका इस्तेमाल यकीनन आगे भी भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरें, लेकिन जाते जाते एक बात आपके लिए जरूर कहूंगा और आपको सचेत भी जरूर करूंगा।
व्हाट्सएप आज के समय में एक लोकप्रिय एप्लीकेशन माना जाता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे में ये हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन इसी व्हाट्सएप ऐप के ज़रिए लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस धोखाधड़ी के मामलों ने व्हाट्सएप समेत बैंकों की चिंता बढ़ा दी है और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है और पुलिस द्वारा चेतावनी जारी की गई है जिससे लोग इसका शिकार न बने। इसीलिए अगर आपके मैसेज इनबॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर अगर आपके पास कभी भी कोई नौकरी को लेकर मैसेज आए तो सावधान हो जाइए। साइबर क्राइम करने वाले लोग नौकरी के नाम पर लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। इन साइबर क्राइम करने वाले लोगों के निशाने पर ज़्यादातर हाउसवाइफ और रिटायर्ड लोग होते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि महज 3 घंटे देने पर बड़ी ही आसानी से कोई महीनों में लाखों रुपए कमा सकता है। बड़ी कंपनियों के नाम से मैसेज होने के कारण लोगों को लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और 3 घंटे घर में बैठकर जॉब करना भी कितना आसान है और इसी कारण से कई लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे मैसेज से सावधान रहें। जहां संदेश लगे, जहां जरा सा भी गड़बड़ लगे, तुरंत उसकी जांच करें, सतर्क रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाज़त और आप रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ।